बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाकिस्तान के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इसकी क्रिएशन ही थी। क्योंकि जब एक प्रपोज़ल दिया गया कि मुसलमानों को उनके रिलीजन की बेस पे एक अलहदा मुल्क बना के दिया जाए, बहुत से लोगों ने इसको अपोज़ किया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ी इस बात की वजह से। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। 1947 में पाकिस्तान की क्रिएशन के टाइम से लेके अब तक इस मुल्क में पार्लियामेंट का सिस्टम है। पार्लियामेंट के सिस्टम का मतलब ये है कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का चीफ़ एग्जीक्यूटिव होगा, वो पाकिस्तान की सुप्रीम अथॉरिटी होगा। और जब इस मुल्क में एक दफ़ा इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है तो एक पार्लियामेंट 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। लेकिन इस मुल्क की आयरनी ये है कि नॉट इवन वंस किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा किया। जी हाँ, ये काफ़ी एस्टोनिशिंग बात है कि 75 साल की तारीख में किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। एंड इंटरेस्टिंगली पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में जो भी लीडर रूल करने के लिए आता है वो हमेशा आवाम को सिर्फ यही बात करता है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। लेकिन ये नाजुक मोड़ सबसे लंबा मोड़ है जो 75 सालों से ख़त्म ही नहीं हो रहा। एंड इंटरेस्टिंगली सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो इस नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हैविंग सेड दैट, आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही इंसान की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान पे ऑलमोस्ट 9 साल रूल किया, जो पाकिस्तान के लास्ट डिक्टेटर भी थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान थे। अगर हम इनकी लाइफ स्टोरी स्टडी करना चाहें तो इंटरेस्टिंगली ये दिल्ली में पैदा हुए 1943 में। माइग्रेट करके इनकी फैमिली पाकिस्तान आई और 1961 में इन्होंने पीएमए के थ्रू पाकिस्तान मिलिट्री ज्वाइन की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओहदों पे रिप्रेजेंट किया। जनरल मुशर्रफ एसएसजी में भी रहे, जनरल मुशर्रफ डीजीएमओ भी रहे। देन अल्टीमेटली इनको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी हेड बनाया गया एंड अल्टीमेटली आर्मी चीफ, एंड देन ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। पाकिस्तान ने जो भी मेजर वॉर्स इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन वॉर्स का हिस्सा थे। जो कारगिल वॉर हुई उसमें भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ वॉज द लीडर। लेकिन इनकी लाइफ का सबसे मेजर आस्पेक्ट कारगिल वॉर नहीं है। इनकी लाइफ का सबसे मेजर आस्पेक्ट 1999 में पाकिस्तान को टेक ओवर करना था, जो कि एक कंट्रोवर्शियल चीज़। 1998 में मुशर्रफ साहब की लाइफ के मेजर इवेंट्स शुरू होते हैं, क्योंकि इसी साल मुशर्रफ साहब को प्रमोट करके आर्मी चीफ बना दिया गया। ऑल्दो आर्मी रैंक्स में कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मुशर्रफ साहब को प्रमोट किया, 4th रैंक जनरल बनाया और साथ ही उनको आर्मी चीफ भी बना दिया। और आर्मी चीफ बनने के बाद कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट 1998 में शुरू नहीं हुआ। ये प्लान आर्मी के रैंक्स में काफ़ी पुराना चलता हुआ आ रहा था, क्योंकि 1984 में कुछ इसी तरह की मूवमेंट सियाचिन के मुकाम पे हुई थी, जहाँ पे इंडिया ने अनपर्पजली एंड अनवांटेडली सियाचिन के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। कारगिल का ऑपरेशन 2019 के पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की तरह का ही है, क्योंकि सियाचिन में जब इंडिया ने पाकिस्तान की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, इसी तरह से 2019 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तानी अवाम में भी और पाकिस्तानी फ़ौज में भी यही सेंस पाई जा रही थी कि इंडिया को जवाब दिया जाए। और कारगिल और 2019 का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम। कारगिल पे अटैक करने का प्रपोजल सबसे पहले 1988-89 में प्रेजेंट किया गया। उस टाइम पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। जनरल मुशर्रफ उस वक्त की पीएम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, बट स्टिल उन्होंने ये प्रपोजल रिजेक्ट किया क्योंकि इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था। अब हम इसको ड्रैग करके 1998 पे लेके आते हैं, क्योंकि कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट इस टेन्योर में इंडिया पे अटैक नहीं करना चाहती थी और ना ही अपने हालात उनके साथ ख़राब करना चाहती थी। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कारगिल को प्लान किया और प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी इसका पता नहीं लगने दिया और इंडिया पे अटैक कर दिया। इनिशियली पाकिस्तानी आर्मी यही डिनाई करती रही कि कारगिल का अटैक उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड हुई और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में खबरें गईं और अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी फोर्सेस को बैक ऑफ करने के लिए कह दिया। इसी कंट्रोवर्शियल इशू की वजह से प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। मुशर्रफ साहब को ये अश्योर कराया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि मुशर्रफ साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे 3 साल का और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है
जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने एक ऑफिशियल विज़िट पे श्रीलंका ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ से वापसी पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ये पता चलता है कि उनको आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह उनके एक सबॉर्डिनेट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ़ मुकर्रर कर दिया गया है। एंड एज़ ही वॉज रीचिंग पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि सिटिंग आर्मी चीफ़ थे, उनके जहाज़ को पाकिस्तान में लैंड करने की इजाज़त नहीं है और उनके जहाज़ का फ्यूल भी कम हो रहा है। और इसी दौरान उनके जहाज़ को ऑर्डर्स मिलते हैं कि जहाज़ का रुख इंडिया की तरफ मोड़ दिया जाए। अल्टीमेटली आर्मी के रैंक्स में ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कुछ साथियों ने उनके साथ जहाज़ में रब्ता किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल कराची एयरपोर्ट को टेक ओवर किया और पर्पसली जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जहाज़ को कराची लैंड कराया गया। एंड अल्टीमेटली उन्होंने इस्लामाबाद पहुंच के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को टेक ओवर करके नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला और यहाँ से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का चौथा दौर शुरू होता है। अयूब खान, याहिया खान और ज़ियाउल हक साहब के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में चौथे डिक्टेटर बने जिन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस किया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मिलिट्री की मदद से इस मुल्क के तमाम मेजर इदारों के ऑफिस को टेक ओवर किया। उन्होंने मुल्क में एमरजेंसी लगा दी, आइन को डिसकंटिन्यू कर दिया और अपने आप को चीफ़ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर तैनात कर लिया। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीफ़ एग्जीक्यूटिव का ओहदा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है, लेकिन उन्होंने पहले 2 साल अपने आप को चीफ़ एग्जीक्यूटिव ही रखा और 2001 में अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया। पार्लियामेंट को डिसमिस करने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको कि NRO भी कहा जाता है। इस NRO के अकॉर्डिंग नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को एग्ज़ाइल में जाना था और 10 साल तक ये दोनों पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी ही डिसमिस कर चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में जनरल मुशर्रफ को कहा कि आप नए इलेक्शंस कंडक्ट करें। इसी दौरान एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट रफ़ीक ताड़र के रेजिग्नेशन के बाद जनरल मुशर्रफ फॉर्मली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। 2001 सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अजीब साल था। इसी साल अमेरिका में ट्विन टावर्स का अटैक होता है और अमेरिका अफ़गानिस्तान पर अटैक कर देता है। बीइंग अ नेबर ऑफ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को एक चॉइस दी जाती है जो कि जनरल मुशर्रफ का एक मशहूर जुमला भी है कि उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने जनरल मुशर्रफ को ये कहा था कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। जनरल मुशर्रफ की लाइफ की कंट्रोवर्सीज तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक मेजर कंट्रोवर्सी जिसकी प्राइस पाकिस्तान आज भी पे कर रहा है वो अमेरिका के साथ इस वॉर ऑन टेरर में शामिल होना था। इस वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान का फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ। मोर देन 70,000 लाइव्स पाकिस्तान ने लॉस की और आज तक हम लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। अपने इस प्रेसिडेंशियल टेन्योर में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम भी थे, जिनमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्टअप करना, पाकिस्तान को कल्चरली प्रमोट करना, पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स को लाइसेंस देना और इस तरह की काफ़ी चीज़ें काबिल ज़िक्र। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट नॉमिनेट की जिसमें उनके एक पुराने दोस्त जो कि पेशे से बैंकर थे, शौकत अज़ीज़ साहब, उनको प्राइम मिनिस्टर रखा और उनके बाद मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन इसी दौरान जो भी पावर्स और जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ थी वो सारी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने पास ही रखी। बीइंग द ब्रेन बिहाइंड कारगिल, जनरल मुशर्रफ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद जनरल मुशर्रफ की अप्रोच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पाई गई। जनरल मुशर्रफ आगरा समिट में भी गए जहाँ पे वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के काफ़ी ज़्यादा करीब थे, जिसका जिक्र वो अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2002 में इंडिया में पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है एंड एज़ यूजुअल इंडिया उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ही ठहराता है और इसी वजह से कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाया। जनरल मुशर्रफ के टॉकिंग पॉइंट्स में एक और मेजर चीज़ भी है जो कि गवादर पोर्ट है, जिस पे आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बेस कर रही है, जिसके साथ CPEC भी रिलेटेड है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ही दौर में गवादर पोर्ट की फॉर्मल इनाग्रेशन की गई थी जो कि 4 साल की मुद्दत में कंप्लीट हुआ था। टिल द ईयर 2006 जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट काफ़ी स्मूथ चलती रही, इनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। इन्होंने डुअल चार्ज भी अपने पास रखा, ये आर्मी चीफ भी थे और ये मुल्क के प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन 2007 जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए कुछ ज़्यादा लकी साबित नहीं हो सका। आफ्टर 2007 जनरल मुशर्रफ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज़ ने जनरल मुशर्रफ की ग्रिप गवर्नमेंट पे कुछ लूज़ कर दी थी। 2007 में
जनरल मुशर्रफ ने दोबारा इमरजेंसी लगाई और दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस किया। 2007 में ही लाल मस्जिद का इंसिडेंट भी हुआ। लाल मस्जिद का इंसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। ये मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़या है और यहाँ पे कुछ लोगों ने वेपन्स के ज़ोर पे अपनी बात मनवाने की कोशिश की और जनरल मुशर्रफ का यही कहना था कि आप स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं बना सकते। उनके साथ डायलॉग चलता रहा बट अल्टीमेटली लाल मस्जिद पे अटैक करके उसको इवैक्यूएट किया गया और जनरल मुशर्रफ हमेशा अपने इस डिसीजन को डिफेंड करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के लोगों में इस बात को लेके जनरल मुशर्रफ को ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे और इसी तरह बलूचिस्तान के ट्राइब्स में नवाब अकबर बुगटी, जो कि एक रेनाउंड नाम था, उनके मर्डर का ज़िम्मेदार भी जनरल मुशर्रफ को ही कहा जाता है। एंड अगेन 2007 में जनरल मुशर्रफ ने सिटिंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को अपने ओहदे से डिसमिस कर दिया। उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए बट इसका रिएक्शन बहुत स्विफ्ट और बहुत जल्दी वकला की सूरत में उनको फेस करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान में अदालतों ने अपना काम बंद कर दिया और तमाम वकील पाकिस्तान की सड़कों पर आ गए। और इसी दौरान नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके, जो इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ NRO की सूरत में साइन किया था, वो ब्रीच करके पाकिस्तान वापस आ गए और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। इसी दौरान पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट इंसिडेंट पेश आया। दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। 2007 में आइन को दोबारा डिसमिस करने की सबसे बड़ी रीज़न मुशर्रफ साहब के पास यही थी कि वो अपने आप को दोबारा अगले 5 साल के लिए भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम उनको आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ना पड़ा क्योंकि वो 2 ओहदे ज़्यादा देर तक साथ नहीं चला सकते थे। एंड इन द मीन वाइल 2008 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाए गए और जनरल इलेक्शन में ड्यू टू द मर्डर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आ गई और 2008 में ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बेयर करने के बाद जनरल मुशर्रफ को प्रेसिडेंट की सीट से भी रिज़ाइन करना पड़ा। जनरल मुशर्रफ ने अपनी लाइफ के बारे में एक बुक भी लिखी जो 2006 में पब्लिश की गई। इस बुक में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स रिवील किए। सबसे ज़्यादा फैक्ट्स उन्होंने कारगिल के बारे में रिवील किए जो कि इनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। 2008 में प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन करने के बाद जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान से बाहर चले गए और बाहर वो काफ़ी अरसा रहे। इस सेल्फ एग्ज़ाइल के दौरान 2010 में जनरल मुशर्रफ ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का बहुत दफ़ा इरादा किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान आ नहीं सके क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस रजिस्टर हो चुके थे, जिसमें सबसे मेजर केस इम्पीचमेंट का था। जी हाँ, पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स आर्मी चीफ पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था और इसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर का केस भी उनके ऊपर डाल दिया गया था। 2008 के बाद 2013 पाकिस्तान में इलेक्शन का साल था क्योंकि 2010 में जनरल मुशर्रफ अपनी पार्टी तो अनाउंस कर ही चुके थे, इसीलिए 2013 में उन्होंने पाकिस्तान में वापस आने का फ़ैसला किया और कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने का इरादा किया। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो इलेक्शन कमीशन ने उन पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बैन लगा दिया क्योंकि 2007 में उन्होंने आइन को डिसमिस किया था। इसी बेस पे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्जेस फेस कर रहे थे। इसी वजह से पाकिस्तानी कोर्ट्स ने उनके अरेस्ट के ऑर्डर जारी कर दिए। बट जनरल मुशर्रफ अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स के बिहाफ पे इस्लामाबाद में अपने घर चले गए। लेकिन नेक्स्ट डे जनरल मुशर्रफ को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इस हाउस अरेस्ट में ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा गुजारने के बाद जनरल मुशर्रफ के बेल के ऑर्डर्स जारी हो गए और मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको फिर पाकिस्तान से बाहर जाने की। जनरल मुशर्रफ जितना अरसा भी पाकिस्तान से बाहर रहे वो डिफरेंट मुल्कों में विज़िट करते रहे, कभी लेक्चर्स देने के लिए तो कभी मीटिंग्स अटेंड करने। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के जो भी सिनेरियोस चलते रहे, परवेज़ मुशर्रफ उनमें एक मेजर स्पीकर के तौर पे मीडिया में हमेशा वांटेड रहे। विद ऑल द कंट्रोवर्सीज, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ जनरल मुशर्रफ्स लाइफ, एक बहुत सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट है और वो सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ये है कि जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, जो कि आप इन क्लिपिंग्स में देख सकते हैं। नहीं कर दिया, हमने किया, आपने किया, आपकी फौज ने किया। F-16 का जो वॉर एक्सरसाइज चल रहा था कि आप हाईवेज को बंद करके उस पे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सी अमन की शुरुआत थी? वो अमन की शुरुआत थी। वो ये शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके DGMO तीनों ने कहा कि हम मारेंगे पाकिस्तान को एट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि मजाक मत करें हमारे साथ, हम आपको मारेंगे एट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो बड़ा अच्छा, मैं तो बड़ा खुश था, मैं भी टीवी पे देख रहा था। बिल्कुल
ये गलतफहमी में ना रहे, हम आपको स्ट्राइक बैक करेंगे, पूरी ताकत के साथ स्ट्राइक बैक करेंगे। स्ट्राइक बैक की बात तो हिंदुस्तान कर रहा था, स्ट्राइक बैक एक रिएक्शन की बात हिंदुस्तान कर रहा था। नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। देखें, उड़ी पे कुछ हुआ है, उस पे अब जो कह रहे हैं कि 2 लोग उधर से पाकिस्तान से गए थे, चलो मैं अगर मान भी जाऊं 2 लोग पाकिस्तान से गए थे या आज़ाद हमारी कश्मीर से, आप उसको समझ रही हैं वो पाकिस्तान फौज ने या पाकिस्तान हुकूमत ने भिजवाए 2 आदमी, और उसको आप इतना एस्केलेट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी करना चाह रहे हैं, सार्क से भी अब आप नहीं आना चाह रहे हैं। ये आपकी सूरत हाल है। ये एक हिस्टीरिया जिसे नहीं कहते, एक पागलपन, एक हिस्टीरिया, पूरी पब्लिक में एक हिस्टीरिया, वॉर हिस्टीरिया पूरी हिंदुस्तान में, कि अब हिंदुस्तान की अवाम भी डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान को मारो, क्योंकि अवाम को तो नहीं पता, मारना इतना आसान नहीं है। डीजीएमओ को पता होगा, उससे पूछे जरा, मारो, ट्राई करो। What does it mean to you, surgical strikes? Where do you think we would strike? Wherever you strike, there will be a strike back. If I'm a soldier, I won't be worth my salt if I don't strike you back. And no soldier in Pakistan, it annoys the soldiers and the officers of Pakistan. How dare they talk of surgical strikes? What surgical strike? So you are saying in the event India does a military strike, there will be war? Obviously, we are a sovereign country. How can you come and attack us? Even if it is a surgical strike where you say hit terrorist camps in... No, sir. Absolutely. You cannot do that. You must not do that. Absolutely. No. You're saying Pakistan will retaliate and there will be war? I am not in charge of Pakistan. I am not running the government. It will be a government decision. But what is your... my decision. But I am a soldier and this is my feeling. If anyone attacks my country, that must be responded. सब गलत है, ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। और आप ये बात ये है, क्यों कहेगी आप जो कह रहे हैं, इसलिए कि आप एक हिस्टीरिया क्रिएट करते हो पूरी पब्लिक में कि पाकिस्तान को मारो। जो आपने इंट्रोडक्टरी टॉक दिया उसमें मैं सुन रहा था, आप जो कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन है, आपकी डिमांड हो रही है पब्लिक से कि हमें सजा दी जाए। ओ भाई, हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई हैं, सजा दोगे हमें? क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? हमारी फौज के साथ आप कोई मजाक कर रहे हैं? हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम आपको सजा दे देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, इस किस्म की बातें सही नहीं है। आप करें ये इस किस्म की बातें को भूटान से अगर आप बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान से और पाकिस्तान फौज से बातें कर रहे हैं, आप इसको लाइटली ना। बैठे हुए आपके कई मिनिस्टर्स और जनरल्स, उनकी लैंग्वेज देखें जरा, उनकी बातें देखें आप क्या है। उन्होंने तो पूरा अपना एजेंडा बता दिया है कि आप पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, तो ये हमें मालूम है। नहीं, जनरल तो साहब, हमारे साथ बातें वो तो हमें इंसल्ट निकल कर आती हैं, बातें तो दोनों तरफ से एक जैसी होती है। नहीं, पाकिस्तान से नहीं होती, ये गलत आप कह रहे हो। देखो, ये गलत बात मत करो, गलत बात करोगे तो मैं उसे काउंटर करूंगा। बिल्कुल पाकिस्तान से ऐसी बातें जब आप करते हैं, ऐसी बातें तो पाकिस्तान करता है। देखें ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान जैसे मैंने कहा हम आपके 1/3 हैं, हमारी फौज आपसे 1/3 है जी। हम एग्रेसिव नहीं हो सकते, हम डिटर कर सकते हैं, मत आना, हमें हाथ मत लगाना, हम आपके हाथ काट देंगे, ये हम कह सकते हैं और ये हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम आपके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम छोटे हैं थोड़ा सा आपसे, तो इसलिए हमारी हिकमत अमली और है, आपकी हिकमत अमली और है। आपकी हिकमत अमली है ये हमारे पे चढ़ा, कभी आप कह देते हैं जी कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी करेंगे, हम पाकिस्तान फौज को मार देंगे। और मारो तो सही, आओ फिर बताते हैं कैसे मारोगे। तो ये बातें मत करें आप ऐसी, ये आप हमें इंसल्ट कर रहे हैं। कि मोदी साहब के साथ बैठकर बातचीत करें जिसके ज़रिए कम से कम ये सिलसिला ख़त्म हो, वरना हम आपकी तरफ से आतंकवाद होता रहेगा और हमारी तरफ से हम पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारते रहेंगे, यही होता रहेगा। नहीं, ये आप बार बार दूसरी दफ़ा कह दिया पाकिस्तान में घुसकर आप मारते रहेंगे। आपको ये इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे तो हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। तो इसको ये दोबारा रिपीट ना करें। आपको मुझे पता था कि ये अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान। हाँ, एयर अटैक लिमिटेड, मुझे पता हुआ था कि ये आज़ाद कश्मीर में लिमिटेड एयर अटैक पाकिस्तान को पे करने वाले हैं। ये खबर हमें इंटेलिजेंस से मिली। उसी वक्त ये मतलब ये पहली दफ़ा मैं बता रहा हूँ, उसी वक्त मैं एयर चीफ था, मुशर्रफ रिया होता था। मैंने कहा ओपन मैसेजेस टू ऑल द एयर हेडक्वार्टर्स, ये एयर हेडक्वार्टर से भेजो एयरफील्ड्स को। क्या कहता है, उसी वक्त काउंटर मारो पूरे इंडिया में,
टारगेट सिलेक्ट कर लो और सुबह सवेरे दूसरी जगह तो मैंने ओपन वीडियोग्राम मैसेज आए देखते हैं। इस वीडियो में मैं जनरल मुशर्रफ के इंटरव्यूज़ की कुछ क्लिपिंग्स ऐड कर सका हूँ और इस तरह के काउंटलेस ओकेजन्स हैं जब जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान को बेस्ट रिप्रेजेंट किया। जनरल मुशर्रफ के इन इंटरव्यू क्लिप्स से मुझे सिर्फ एक बात का अंदाज़ा होता है कि अगर किसी भी नेशन का लीडर स्ट्रॉन्ग हो तो वो उस नेशन के अंदर सेल्फ बिलीफ और मोटिवेशन पैदा कर सकता है और इसी सेल्फ बिलीफ और मोटिवेशन से ही वो नेशन अपने गोल्स अचीव कर सकती है। 5 फरवरी 2023 को जनरल मुशर्रफ अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया से चले गए। दुबई के एक हॉस्पिटल में एक तवील अदालत के बाद उनका इंतकाल हुआ।